हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, और 101% एग्जाम में आने के चांस हैं। संप्रभुता से आप क्या समझते हैं? संप्रभुता के मुख्य लक्षणों या विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए संप्रभुता का अर्थ। संप्रभुता भी बोल सकते हो, प्रभुसत्ता भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो संप्रभुता को अंग्रेजी में सोवरेंटी कहा जाता है, और जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुप्रेनस शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति या सबसे ऊपर। तो शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर संप्रभुता का अर्थ क्या हुआ? शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर संप्रभुता का अर्थ हुआ, अतः संप्रभुता किसी राज्य की सर्वोच्च सत्ता को कहा जाता है। संप्रभुता का मतलब है सर्वोच्च शक्ति या सबसे ऊपर। जैसे अपन ये बोलते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती, मतलब बहुजन समाज पार्टी में सबसे ऊपर जो है, सर्वोच्च जो है वो मायावती है। मायावती के आदेश और निर्देश ही बहुजन समाज पार्टी के अंदर लागू होते हैं। उनके आदेशों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उस पार्टी के अंदर जो भी आदेश जारी किए जाएंगे, उसमें सर्वोपरि जो शक्ति आदेश देने की और आदेशों का पालन कराने की, वो मायावती के पास में है। ठीक है, ऐसे ही एक देश के अंदर, एक राज्य के अंदर जो सर्वोच्च शक्ति होती है, सबसे बड़ी जो शक्ति होती है, उसी को बोलते हैं अपन संप्रभु सत्ता। और वो संप्रभुता राज्य के अंदर निहित होती है। और चूंकि राज्य एक अमूर्त संस्था होती है, और राज्य का मूर्त रूप जो होता है वो सरकार होती है, इसलिए सरकार के पास में ही प्रभुसत्ता होती है। सरकार के पास में ही वो सर्वोच्च शक्ति होती है, जो आदेश दे सकती है और आदेशों का पालन करा सकती है। तो एक राज्य के अंदर निवास करने वाले जितने भी लोग होते हैं, संगठन होते हैं, संस्थाएं होती हैं, उन सब में जो सबसे ऊपर होता है, सबसे बड़ा होता है, सर्वोच्च जो होता है, वो होती है सरकार। उसी के पास में पूरी पावर होती है कि वो उस राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों से, व्यक्तियों से, संगठनों से, समुदायों से, संस्थाओं से अपने आदेशों का पालन करा सकती है, और आदेशों का उल्लंघन करने वालों को दंडित कर सकती है। ठीक है, आगे देखिए। संप्रभुता से तात्पर्य राज्य की उच्च सर्वोच्च शक्ति से है, जिसके द्वारा राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति, संगठन और संस्थाओं पर अपना नियंत्रण रखता है, और इसके साथ ही राज्य किसी बाहरी सत्ता के नियंत्रण से मुक्त होता है, अर्थात दूसरे राज्यों के साथ अपनी इच्छा अनुसार संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो संप्रभुता का मतलब हो गया राज्य की सर्वोच्च शक्ति। और सर्वोच्च शक्ति कौन सी? जो अपने राज्य की सीमाओं के अंदर आने वाले व्यक्ति, संगठन, समुदाय और संस्थाओं पर सर्वोच्च होती है, उनके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करती है, उनको आदेश देती है और आदेश का पालन कराती है, उल्लंघन करने वालों को दंडित कर सकती है। ये तो राज्य सीमा के अंदर आ गया। अब इसके साथ साथ में वो जो सर्वोच्च शक्ति होती है, उसके पास में ये भी पावर होती है कि वो बाह्य क्षेत्र में, मतलब विदेश नीति के अंदर भी सर्वोच्च होती है। किस मायने में? कि किस देश के साथ में किस प्रकार के संबंध स्थापित करने हैं, इस बारे में वो जो है पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। उसके ऊपर किसी दूसरी शक्ति का कोई दबाव, कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, तो आंतरिक रूप में और बाह्य रूप में, दोनों रूपों में सर्वोच्च होना, यही संप्रभु शक्ति है। तो आगे देखिए। संप्रभुता के दो पक्ष या पहलू होते हैं, या संप्रभुता के दो प्रकार होते हैं, दो रूप होते हैं। पहला है आंतरिक संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का देखिए अर्थ। इसका तात्पर्य है कि राज्य के अंदर निवास करने वाले सभी व्यक्तियों, संगठनों और संस्थाओं पर राज्य की सर्वोच्च सत्ता है, और राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये होगी आंतरिक प्रभुसत्ता की। आंतरिक क्षेत्र में संप्रभु है, राज्य आंतरिक क्षेत्र में संप्रभु है। उस राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्ति, संगठन और संस्था जो है वो उसके अधीन हैं, और वो उनको आदेश देने के लिए, आदेश का पालन कराने के लिए सर्वोच्च है। उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। उसके पास में आंतरिक क्षेत्र में असीमित शक्तियाँ और अधिकार प्राप्त होते हैं। आगे देखिए। राज्य अपने अधीन संपूर्ण प्रदेश के लिए कानून बनाने तथा उसे लागू करने के बारे में अंतिम शक्ति रखता है। यह आदेश देने और आज्ञा पालन कराने को बाध्य करने वाली अंतिम शक्ति है, जो किसी प्रकार की वैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है।
ठीक है। तो कोई भी किसी भी विषय पर किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण करना, उस कानून को लागू करना, आदेश का उल्लंघन करने वालों को दंडित करना, ये उसके पास में शक्ति होती है और ये शक्ति उसकी अंतिम शक्ति होती है और उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई वैधानिक सीमाएं या प्रतिबंध नहीं होते हैं। अब दूसरा है बाहरी संप्रभुता। देखिए, इसका तात्पर्य है कि राज्य अपने विदेशी मामलों अर्थात विदेश नीति तथा संबंधों के निर्धारण में पूरी तरह स्वतंत्र है। राज्य किसी विदेशी आधिपत्य या नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करता है। तो बाहरी संप्रभुता का मतलब क्या हुआ कि बाहरी दृष्टि से पूरी तरह से स्वतंत्र होना, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की उसके पास में पावर होना, ठीक है। किस देश के साथ में किस प्रकार के संबंध स्थापित करने हैं, कैसी विदेश नीति रखनी है, इसका निर्णय करने में अगर वो स्वतंत्र है, वो राज्य वो देश स्वतंत्र है, उस पर किसी दूसरी शक्ति का कोई दबाव कोई नियंत्रण नहीं है, तो इसको बोलते हैं बाहरी संप्रभुता। जैसे 1947 से पूर्व भारत जो था उसके पास में आंतरिक संप्रभुता भी नहीं थी और बाहरी संप्रभुता भी नहीं थी। किस देश के साथ में किस प्रकार के संबंध स्थापित करने इस बारे में निर्णय करने का अधिकार भारत सरकार को या भारत को नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को था, ठीक है। लेकिन 1947 के बाद जो ही भारत आज़ाद हुआ, 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद में भारत के पास में आंतरिक प्रभुसत्ता भी आ गई और बाहरी प्रभुसत्ता भी आ गई। मतलब अब भारत जो है वो ये डिसाइड करने में सक्षम हो गया कि आंतरिक क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य करना है और विदेश नीति के अंदर किस प्रकार से निर्णय लेना है। वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया, उसके ऊपर किसी दूसरी शक्ति का कोई दबाव या नियंत्रण नहीं रहा। अब देखिए संप्रभुता की परिभाषाएं। तो देखिए, सबसे पहले संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं है। ये कोटेशन है फ्रांसीसी विद्वान बोंदा का, ठीक है। दूसरी परिभाषा है संप्रभुता की, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। ये कोटेशन है विलोबी का। तो ये संप्रभुता की परिभाषाएं हैं। अब है संप्रभुता की विशेषताएं या लक्षण या मान्यताएं। सबका एक ही मतलब होता है। पहला है असीमित तथा पूर्णता। तो संप्रभुता एक पूर्ण तथा असीमित शक्ति है जो अन्य किसी शक्ति पर आधारित नहीं है। राज्य की सीमाओं के अंदर आने वाले सभी व्यक्ति, संगठनों और समुदाय प्रभुसत्ताधारी के अधीन होते हैं और राज्य के बाहर भी प्रभु सत्ताधारी को अपने राज्य के संदर्भ में सर्वोच्च माना जाता है। तो संप्रभुता जो होती है वो कैसी होती है? असीमित होती है और उसमें पूर्णता का भाव निहित होता है। मतलब उसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती है, उसके पास में असीमित शक्तियाँ और अधिकार होते हैं और वो अपने आप में पूर्ण होती है। अपूर्ण नहीं होती है, आधी अधूरी या अपूर्ण नहीं होती है, बल्कि अपने आप में पूर्ण होती है। और अपने राज्य की सीमाओं के अंदर आने वाले सभी व्यक्ति, संगठन, समुदाय और संस्थाएं जो होती है वो उस संप्रभु सत्ताधारी के अधीन होते हैं। संप्रभुता की शक्ति का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति होता है या जो संस्था होती है उसके अधीन होते हैं और उसके आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। और बाहरी क्षेत्र में, राज्य के बाहर भी जो प्रभु सत्ताधारी होता है, मतलब जो संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता है, वो सर्वोपरि होता है। अपने विदेश नीति का निर्धारण करने में वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। दूसरी विशेषता देखिए, सार्वभौमिकता। देखिए, संप्रभुता एक सार्वभौमिक और सर्वव्यापक शक्ति है जिसके अधिकार क्षेत्र में राज्य में निवास करने वाले सभी व्यक्ति, संगठन और समुदाय आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ संबंध आते हैं। तो दूसरी विशेषता क्या होगी? सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब सभी स्थानों पर, सभी जगह, मतलब उस राज्य क्षेत्र में, वो राज्य क्षेत्र जो उसकी सीमाओं के अंदर सभी जगह पर संप्रभु के आदेश लागू होते हैं। मतलब पूरे राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति, संगठन, समुदाय, संस्थाओं पर उसकी सत्ता होती है। सभी उसके आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारे देश की जो सरकार है उसके पास में जो संप्रभु शक्ति है, आदेश देने की शक्ति है, वो वहाँ भी लागू होगी। तो नीचे नीचे केरल है, कन्याकुमारी, वहाँ पर भी लागू होगी। मतलब एक राज्य क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत निवास करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, संगठन हैं, संस्थाएं हैं, सब पर उसकी सत्ता लागू होती है, ठीक है। तो वो सार्वभौमिक हो गई, सर्वव्यापक हो गई। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी ये प्रभावी है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित करने, इस बारे में भी वो निर्णय लेने में स्वतंत्र होती है। तीसरी जो विशेषता है संप्रभुता की वो है स्थायी। देखिए,
संप्रभुता में स्थायित्व या स्थिरता विद्यमान होती है। जैसे राज्य स्थायी होता है उसी प्रकार प्रभुसत्ता भी स्थायी होती है। जब तक राज्य का अस्तित्व रहता है तब तक प्रभुसत्ता भी रहती है, अतः दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। आगे आगे है, प्रभुसत्ताधारी व्यक्ति की मृत्यु से या पद त्याग से संप्रभुसत्ता का अंत नहीं हो जाता है। तो संप्रभुता में स्थिरता या स्थायित्व का तत्व विद्यमान होता है कि जैसे राज्य स्थायी होता है, ठीक है, राज्य स्थायी होता है उसी प्रकार से प्रभुसत्ता भी स्थायी होती है। अब क्योंकि अगर राज्य का अस्तित्व रहता है तो प्रभुसत्ता का अस्तित्व रहता है, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। जैसे 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था, 1947 से पूर्व भारत एक राज्य नहीं था, क्योंकि राज्य का निर्माण करने वाले 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूमि, सरकार और प्रभुसत्ता। तो उस वक्त न तो हमारे देश के अंदर हमारे देशवासियों द्वारा चुनी गई सरकार थी और न प्रभुसत्ता थी। आदेश देने और आदेश का पालन कराने की जो सर्वोच्च शक्ति थी वो बल्कि ब्रिटिश सरकार के पास में थी, उन्हीं का शासन था और उन्हीं के पास में वो पावर थी। ठीक है, तो जो ही भारत 1947 के बाद में राज्य बना, त्यों उसके पास में प्रभुसत्ता आ गई। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप 1947 में भारत का विभाजन हो गया, तो भारत जो है वो अलग बन गया, एक टुकड़ा उसका पाकिस्तान बन गया। तो पाकिस्तान जो नया राज्य बना तो राज्य के पास में प्रभुसत्ता चली गई, भारत के पास में अपनी प्रभुसत्ता, पाकिस्तान के पास में अलग प्रभुसत्ता। तो प्रभुसत्ता राज्य के साथ विद्यमान होती है, राज्य जब तक रहता है तब तक उसके पास में प्रभुसत्ता रहती है। जो राज्य का अंत हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी देश को किसी दूसरे देश ने गुलाम बना लिया, तो फिर अब वो राज्य प्रभुसत्ता संपन्न नहीं रहेगा, उसके पास में प्रभुसत्ता नहीं रहेगी। अब वो अपनी सीमाओं के अंतर्गत आने वाले नागरिकों पर नियंत्रण करने, आदेश देने और आदेशों का पालन कराने की शक्ति नहीं रख पाएगा, क्योंकि अब उसकी जो पावर है वो किसके पास में चलेगी, जिस देश ने उसको अपने अधिकार में किया है उसके पास में वो प्रभुसत्ता चली जाती है। ठीक है, तो प्रभुसत्ताधारी व्यक्ति की मृत्यु से या पदत्याग से संप्रभुता का अंत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आज जिस व्यक्ति के पास में संप्रभुता की पावर है, मान लीजिए वो कल पद से हट गया या उसकी मृत्यु होगी, तो उसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति जो है वो उस कुर्सी पर बैठ जाएगा, उसके पास में वो सरकार की पावर जो है वो आ जाएगी। आज मोदी प्रधानमंत्री है तो संविधान प्रदत्त जो शक्तियाँ हैं उनका प्रयोग मोदी जी कर रहे हैं, कल उनके स्थान पर दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वो जो है वो प्रभुसत्ता की शक्ति का प्रयोग करने लग जाएगा। तो प्रभुसत्ता जो है उसका अंत नहीं होता, वो ट्रांसफर हो जाती है। आज किसके पास में, कल किसके पास में थी, 1947 से पहले भारत की प्रभुसत्ता ब्रिटेन के पास में थी, 1947 के बाद में भारत की प्रभुसत्ता भारत के पास में आ गई। तो ये ट्रांसफर हो सकती है एक व्यक्ति या एक संस्था के से दूसरे व्यक्ति या दूसरी संस्था में, लेकिन इसका अंत कभी नहीं होता है। चौथी विशेषता देखिए, एकता एवं अविभाज्यता। देखिए संप्रभुता पूर्ण और अविभाज्य होती है, इसलिए इसको अंशों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसके कोई खंड नहीं हो सकते, ये अखंड है। क्योंकि यदि संप्रभुता खंडित होती है तो राज्य भी खंड खंड हो जाता है। राज्य में रहने वाले अन्य समूह या संस्थाओं के द्वारा जिस संप्रभुता का प्रयोग किया जाता है वह संप्रभुता की ही देन होती है। तो संप्रभुता की अगली विशेषता क्या है कि संप्रभुता में एकता का तत्व पाया जाता है, मतलब ये एक होती है, पूर्ण होती है अपने आप में, और अविभाज्य होती है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अगर ये इसको विभाजित कर दिया जाएगा, इसके टुकड़े कर दिए जाएंगे तो फिर संप्रभुता भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। जैसे ही राज्य के टुकड़े हो जाते हैं, राज्य विभाजित हो जाता है, वैसे ही संप्रभुता भी विभाजित हो जाती है। तो संप्रभुता में अविभाज्यता का गुण होता है कि जैसे एक ही देश के अंदर दो संप्रभु नहीं हो सकते हैं, दो संस्थाओं में, दो व्यक्तियों में संप्रभु शक्ति का वास नहीं हो सकता है। भले ही भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बन गए, लेकिन भारत के पास में जो संप्रभुता है वो भारत की संप्रभुता है, पाकिस्तान के पास में जो संप्रभुता है वो पाकिस्तान की संप्रभुता है। अब जब भारत और पाकिस्तान एक थे तो वो संप्रभुता भी जो है अविभाज्य थी, वो विभाजित नहीं थी, लेकिन नया देश बनते ही संप्रभुता उसके पास चलेगी। लेकिन भारत के पास में जो संप्रभुता है वो अविभाज्य है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो भारत सरकार के अंदर निहित है। अगली जो विशेषता है वो देखिए अदेयता। संप्रभुता अदेय होती है, अर्थात इसे किसी अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राण को पृथक नहीं किया जा सकता है, उसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, वैसे ही प्रभुसत्ता को किसी अन्य राज्य को प्रदान नहीं किया जा सकता है।
क्योंकि यदि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य अपनी प्रभुसत्ता को किसी और राज्य को हस्तांतरित करना चाहे तो उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। किसी राज्य के हाथ से प्रभुसत्ता निकल जाने पर वह राज्य नहीं रह जाएगा। तो प्रभुसत्ता कैसी होगी? अदेय होती है, मतलब इसको किसी दूसरे व्यक्ति को या संस्था को प्रदान नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर से उसके प्राणों को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से संप्रभु सत्ता के गुण को राज्य से पृथक नहीं किया जा सकता है। राज्य से अलग कर देने पर प्रभुसत्ता समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिर वो राज्य प्रभुसत्ता संपन्न नहीं रहेगा, ठीक है। अगली विशेषता देखिए, तो दोस्तों संप्रभुता की ये जो विशेषताओं वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो का लिंक अपने विद्यार्थियों के पास में, साथियों के पास में शेयर करें ताकि नए विद्यार्थियों के पास भी हमारा वीडियो पहुंच सके। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।